संध्या और शुभ रात्रि के साथ अगर आपसे मिलने की बात की जाए तो यहाँ पर घटना चक्र करंट अफेयर्स को लेकर मैं उपस्थित हूँ और आपके यूपीपीसीएस 2023 प्री के लिए जो अपरिहार्य पुस्तक है, जो रामबाण बुक है, उसका करंट अफेयर्स लेकर मैं मौजूद हूँ। आइए बिना किसी देरी के इसको बार बार रिपीट करते हैं और ये पुस्तक आपके एग्ज़ाम हॉल तक आपकी मदद करेगी। और ये मानिए कि इसको पढ़ने के बिना पीसीएस की बेहतरीन पार नहीं होती है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहले क्वेश्चंस की ओर हम लोग चलते हैं। तो घटना चक्र, आई दृष्टि, ई दृष्टि का ये संपूर्ण करंट अफेयर्स मैं आपको कराऊंगा। महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे, बस आप इसे सुनते रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना भूलिए। चलिए आइए देखते हैं। पहला, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा, चुनाव चिन्ह, आरक्षण व आवंटन आदेश 1968, इलेक्शन सिंबल्स, रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के तहत आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु निर्धारित मानदंड क्या हैं? लोकसभा या विधानसभा के किसी आम चुनाव में उस राजनीतिक दल को न्यूनतम किन्हीं 4 राज्यों में से प्रत्येक राज्य में कुल वैध मतों के न्यूनतम 6% मत प्राप्त हों और उसने लोकसभा की न्यूनतम 4 सीटें जीती हों। यानी क्या है, ये कम से कम उस पार्टी को 4 राज्यों में कुल वैध मतों का न्यूनतम 6% मत प्राप्त हुए हों और कम से कम उसके पास 4 सांसद भी हों। या ये कंडीशन पूरी ना हो तो दूसरी शर्त क्या है कि लोकसभा के पिछले आम चुनावों में उस दल ने कुल सीटों में न्यूनतम 2% सीटों पर विजय प्राप्त की हो। यानी कि 2% लगभग आपका 550 कितना हो गया, 11 सीटें हों। और ये प्रत्याशी न्यूनतम 3 राज्यों से होने चाहिए। एक ही राज्य में 11 अगर होंगे तो नहीं माना जाएगा। न्यूनतम 3 राज्यों में से 2% सीटें हों, अथवा उस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त हो। कितने राज्यों में? 4 या 4 से अधिक राज्यों में स्टेट पार्टी के दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। अगर कोई भी दल इन तीनों में से कोई भी शर्त पूरी करता है तो उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया जाएगा। 10 अप्रैल 2023 को भारत निर्वाचन आयोग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान कर दिया। कब? 10 अप्रैल 2023 को नेशनल पार्टी का दर्जा प्रदान कर दिया। जबकि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस AITMC, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी से राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया। इस प्रकार वर्तमान में देश में कुल राष्ट्रीय दल कितने हो गए हैं? 6। अब नेशनल पार्टी कितनी हो गई हैं? 6। हाल ही में संपन्न गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा से स्पष्ट होता है कि इस पार्टी के प्रत्याशियों ने उक्त चुनाव में कुल वैध मतों का 12.92% मत प्राप्त किए थे। साथ ही 5 सीटें भी जीती थी कुल 182 विधानसभा सीटों में से। तो इस प्रकार आम आदमी पार्टी गुजरात में राज्य स्तरीय दल स्टेट पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने निर्धारित मानदंडों को पूरा किया। उल्लेखनीय है कि आम आदमी पार्टी को पंजाब, गोवा और दिल्ली में पहले से ही राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त है। इस प्रकार आम आदमी पार्टी को कुल 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हो गया है और इसी के तहत इसे अब राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया गया है। उल्लेखनीय है कि आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? झाड़ू है। तो वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी कितनी हो गई भारत में? नेशनल पार्टी कितनी हो गई? 6। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC, भारतीय जनता पार्टी BJP, बहुजन समाज पार्टी BSP, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी CPIM, नेशनल पीपल्स पार्टी NPP, आम आदमी पार्टी आप। तो कुल मिला के इस वक्त नेशनल पार्टीज कितनी है देश में? कुल 6 राष्ट्रीय पार्टियां। रट लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगला, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण में 2022-23 के दौरान वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम VVP, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की घोषणा की गई थी। इस कार्यक्रम के तहत छिटपुट जनसंख्या, सीमित कनेक्टिविटी एवं अवसंरचना वाले उत्तरी सीमा, कहाँ के? नॉर्दर्न बॉर्डर के उत्तरी सीमा के सीमावर्ती गांवों को विकास से आच्छादित करने की परिकल्पना की गई, वहाँ का डेवलपमेंट करने की बात की गई है। यही क्या है? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। स्मरणीय है कि 10 अप्रैल 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम को लॉन्च किया। इस कार्यक्रम को कहाँ से लॉन्च किया गया? अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के सीमावर्ती गांव किबुथु से लॉन्च किया गया। याद रखिए, अरुणाचल प्रदेश के अंजाम जिले के किबुथु, कहाँ से लॉन्च किया गया? किबुथु से लॉन्च किया गया। इस रिपोर्ट का प्रथम संस्करण है ना, तो कहाँ पर लॉन्च किया गया? किबुथु से लॉन्च किया गया था।
भारतीय राज्यों में न्याय तक पहुंच की क्षमता के अनुसार जो रैंक दी गई है उसमें दो तरह से बड़े एवं मध्यम राज्य के आकार, लार्ज एंड मिड साइज स्टेट जो दिए गए छोटे राज्यों में। तो इन राज्यों में जो श्रेष्ठ राज्य चुना गया है वो सर्वश्रेष्ठ कौन सा चुना गया है? कर्नाटक। IGR इंडिया जस्टिस रैंकिंग में बड़े राज्यों में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर कौन है? कर्नाटका है। जबकि यूपी अंतिम पायदान 18वें स्थान पर है, 18वें। जबकि छोटे राज्यों में सिक्किम पहले स्थान पर है, जबकि गोवा अंतिम 7वें स्थान पर है ना। ये आपने देखा। IGR में जो सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग तमिलनाडु की है, सॉरी कर्नाटक की है, उसके बाद तमिलनाडु, फिर तेलंगाना। कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना। और अंतिम राज्यों में बिहार, बंगाल, यूपी। सबसे अंतिम पे यूपी है ना, यूपी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। MV गंगा विलास विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है चूंकि यूपी संबंधित भी है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016, नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016 12 अप्रैल 2016 को लागू हुआ था। देश में अंतर्देशीय जल परिवहन, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस अधिनियम के तहत 111 जलमार्गों, पहले 5 थे और 106 नए हो गए, राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। देश के 24 राज्यों में विस्तृत इन नेशनल वाटर हाईवेज की कुल लंबाई कितनी है? 20,275 किलोमीटर। कितने नेशनल वाटर हाईवेज हो गए हैं? 111। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन जलमार्गों से जल यातायात में वृद्धि पर्यटन का विकास किया जा रहा है। तो इसी के तहत 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व के सबसे लंबे नदी क्रूज, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज MV गंगा विलास को वाराणसी से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और ये 28 फरवरी 2023 को असम के डिब्रूगढ़ जिले के बोगीबील में जाकर पूर्ण हुआ। कहाँ तक? बनारस से डिब्रूगढ़ जिले के बोगीबील में। और ये लगभग 3200 किमी की यात्रा तय की इसने। साथ ही बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों में यात्रा शामिल रही। ध्यातव्य है कि MV गंगा विलास क्रूज यात्रा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 हल्दिया से प्रयागराज तथा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 धुबरी से सदिया होकर गुजरी। दो नेशनल वाटर हाईवेज नंबर 1, वाटर हाईवेज नंबर 2। फर्स्ट कहाँ से? हल्दिया से प्रयागराज, जो कि सबसे लंबा भी है। दूसरा धुबरी से सदिया। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली, गंगा भागीरथी हुगली, जबकि 2 जो है ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली से बना है। साथ ही ये क्रूज कोलकाता से धुबरी तक इंडो बंगला प्रोटोकॉल मार्ग से गुजरा। ये यात्रा कुल 27 नदी प्रणालियों से, कितनी प्रणाली गुजरी? 27 नदी प्रणाली से होकर गुजरी। इस यात्रा में विश्व धरोहर स्थानों, राष्ट्रीय उद्यानों, नदी घाटों और बिहार में पटना, झारखंड में साहिबगंज, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, बांग्लादेश में ढाका और असम गुवाहाटी से 50 पर्यटन स्थलों का भ्रमण शामिल था। और इसका संचालन किसने किया? गंगा विलास क्रूज सेवा के निजी संचालक मेसर्स अंतारा रिवर क्रूज द्वारा संचालित है ना। और लंबाई 62.5, पोत की जो लंबाई थी 62.5 मीटर और चौड़ाई 12.8 मीटर थी। याद रखें इस बात को। वायनाड सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला। सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला। अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित सभी नागरिकों को बुनियादी दस्तावेजों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से अक्षय बिग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटाइजेशन नामक अभियान केरल के वायनाड जिला प्रशासन द्वारा संचालित किया गया। जनवरी 2023 में केरल का वायनाड जिला सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज और सुविधाएं प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। पहला जिला बन गया जिसने सभी ट्राइबल्स लोगों को बुनियादी दस्तावेज और सुविधाएं प्रदान की हैं। याद रखेंगे इस बात को, वायनाड को। भारत की सबसे लंबी स्केप टनल कहाँ बन रही है? देख लीजिए। जम्मू कश्मीर को एक वैकल्पिक और विश्वसनीय परिवहन प्रणाली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने ऊधमपुर से बारामूला तक 272 किमी लंबी रेलवे लाइन के निर्माण की योजना तैयार की। ऊधमपुर से बारामूला तक 272 किमी लंबी रेलवे लाइन के निर्माण की योजना तैयार की। ये रेलवे लाइन कश्मीर घाटी को शेष भारत से जोड़ेगी। इस रेलवे लाइन का निर्माण ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। वर्ष 2002 में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना नेशनल प्रोजेक्ट घोषित किया गया था। ऊधमपुर से बारामूला तक की दूरी 272 किमी है, जिसे 4 खंडों में विभाजित किया गया। पहला ऊधमपुर से कटरा, जो बन के चल भी रहा। दूसरा कटरा से बनिहाल, तीसरा बनिहाल से काजीगुंड, चौथा काजीगुंड से बारामूला, है ना। इस पर अधिक तो जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें कुल 38 सुरंगें बनेगी। इसमें सबसे लंबी सुरंग T49 होगी, T49, जिसकी लंबाई 12.75 किमी होगी। ये सुरंग कटरा बनिहाल खंड पर स्थित है। रामबन जिला जम्मू कश्मीर में स्थित है। T49 देश की सबसे लंबी परिवहन सुरंग है, लॉन्गेस्ट
ट्रांसपोर्टेशन टनल इंडिया की कहाँ बन रही है? जम्मू कश्मीर में रामबन जिले में। T49 लंबाई इसकी 12.75। उल्लेखनीय है कि T49 एक ट्विन ट्यूब सुरंग है, ट्विन ट्यूब टनल है। इसके अंतर्गत मुख्य सुरंग 12.75 किमी तथा स्केप सुरंग 12.895 किमी शामिल है। उल्लेखनीय इसमें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ही एक एस्केप सुरंग का प्रावधान किया गया। ये एस्केप सुरंग आपात स्थिति में बचाव बहाली कार्यों को सुगम बनाएगी। 15 दिसंबर 2022 को उधमपुर श्रीनगर बारामूला लिंक परियोजना के कटरा बनिहाल खंड पर स्केप टनल के निर्माण को पूरा कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की। इस स्केप टनल की लंबाई 12.895 किमी है। 12.895 किमी है। ये भारत की सबसे लंबी स्केप टनल है। ये टनल घोड़े की नाल हॉर्स शो के आकार की है। घोड़े की नाल के आकार की है, याद रखिएगा इस बात को। T49। तमिलनाडु स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य। तमिलनाडु सरकार ने 500 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन, तमिलनाडु क्लाइमेट चेंज मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है। इसके साथ 3 मिशन है: ग्रीन तमिलनाडु मिशन, तमिलनाडु आर्द्रभूमि मिशन और तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन को लागू करने के उद्देश्य तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी की भी स्थापना की थी। नमामि गंगे पहल को संयुक्त राष्ट्र की मान्यता। नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है जिसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया था। इस कार्यक्रम के 2 मुख्य उद्देश्य थे: राष्ट्रीय नदी गंगा में प्रदूषण का प्रभावी उपशमन, राष्ट्रीय नदी गंगा का संरक्षण एवं पुनरुद्धार। यह 100% केंद्र सरकार के वित्त पर आधारित एक कार्यक्रम है। मूलतः नमामि गंगे कार्यक्रम की अवधि जून 2014 से 31 मार्च 2021 तक थी, लेकिन इसे बढ़ाकर फरवरी 2023 में नमामि गंगे मिशन 2 को स्वीकृति प्रदान कर दी गई और यह मिशन 2026 तक प्रभावी रहेगा। 13 दिसंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने गंगा नदी पुनरुद्धार नमामि गंगे, गंगा रिवर रिजुवेनेशन नमामि गंगे पहल को प्राकृतिक विश्व की पुनर्जीवित करने वाली विश्व की 10 शीर्ष फ्लैगशिप पहलों के रूप में मान्यता प्रदान की। यह घोषणा मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित जैव विविधता पर अब समय के पक्षकारों के सम्मेलन की 15वीं बैठक CBD COP 15 भाग 2 के दौरान की गई। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आप और देख लीजिए। गुजरात हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022। तो जो चुनाव हुए उन चुनावों के निर्णय देखिए। गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात विधानसभा में कुल 182 सीटें हैं, 182 सीटें हैं और यहाँ पर 13 SC के लिए हैं, 27 सीटें ST के लिए हैं। 2022 में वोटिंग में कुल 64.33% मतदान हुआ और चुनाव परिणाम 8 दिसंबर 2022 को घोषित किए गए। परिणाम के अनुसार पुनः भारतीय जनता पार्टी एक बार बहुमत में प्राप्त हुई और लगातार ये भाजपा की 7वीं जीत है। वर्ष 2022 में चुनाव में कुल 182 सीटों में से भाजपा को 156 सीटें रिकॉर्ड प्राप्त हुई। ये गुजरात विधानसभा चुनाव में के इतिहास में, आज तक के इतिहास में किसी एक पार्टी द्वारा सर्वाधिक सीटें जीतने का रिकॉर्ड है। राज्य में पहली बार चुनाव लड़ते हुए आम आदमी पार्टी को भी 5 सीटें जीतने में सफल रही। 12 दिसंबर 2022 को भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की, जबकि विजय शंकर चौधरी गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। शंकर चौधरी पूरा। भारतीय जनता पार्टी को जो कुल सीटें मिली 156 सीटें मिली, 52.50% मत, रिकॉर्ड सीटें। आज तक किसी पार्टी गुजरात में इतनी सीटें प्राप्त नहीं हुई। कांग्रेस को मात्र 17 सीटें प्राप्त हुई, जबकि आम आदमी पार्टी को 5, समाजवादी पार्टी को 1, निर्दलीय 3। जब बात करें हिमाचल की तो हिमाचल विधानसभा में कुल 68 सीटें हैं, जिसमें 17 सीटें SC के लिए और 3 ST के लिए आरक्षित हैं। 17 SC और 3 ST के लिए। कुल वोटिंग यहाँ पर कितनी हुई? 70.56% हुई और ये सर्वाधिक मतदान था इस बार। विश्व के सबसे ऊंचे मतदान स्टेशन, वर्ल्ड हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन तासीगंग, दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है तासीगंग, लाहौल एवं स्पीति में 100% मतदान दर्ज किया गया। तासीगंग मतदान स्टेशन आप जानते हैं दुनिया से सबसे ऊंचा है और ये 15,256 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। परिणाम इसके भी 8 दिसंबर 2022 को आए और इसमें सत्तारूढ़ जो पार्टी थी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई, क्योंकि हिमाचल में दशकों से परंपरा रही है कि एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा रहती है। और जो हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री चुने गए, कौन चुने गए? सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री चुने गए। वो नदौन हमीरपुर से जीत कर आए थे, जबकि मुकेश अग्निहोत्री को उप मुख्यमंत्री चुना गया।
ये देखिए परिणाम पूरा। तो कुल सीटें कितनी हैं, 68 सीटें थी वहाँ पर, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 40 सीटें प्राप्त हुई, मतदान इनको मत प्रतिशत 43.90, जबकि भाजपा को 25 सीटें प्राप्त हुई, मत मिला इनको 43%, निर्दलीय 3 सीटें लेकर आए। तो आगे देख लेते हैं, हिमालयी याक को खाद्य पशु का दर्जा। पालतू याक वैज्ञानिक नाम होता है बॉस कर्मिसेस, अधिक ऊंचाई पर जान पशु है याक अरुणाचल वगैरह में, जिसमें बाइसन, भैंस और मवेशी आदि शामिल हैं। ये भारतीय उपमहाद्वीप के हिमालयी क्षेत्र, तिब्बती पठार, मंगोलिया में पाए जाते हैं। भारत में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल, हिमाचल, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड पाए जाते हैं। 20वीं जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 58,000 याक हैं। तो 26 नवंबर 2022 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI के वैज्ञानिक पैनल द्वारा हिमालयी याक को एक खाद्य पशु के रूप में स्वीकार किया गया। एक खाद्य पशु के रूप में स्वीकार किया गया, याद रखना इस बात को, है ना, खाद्य पशु के रूप में। राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र वो भी कहाँ पर है, दिरांग, पश्चिम अरुणाचल में। राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र दिरांग पश्चिम कामेंग जिला अरुणाचल प्रदेश में भी ये स्थित है। इसके बाद बात करें यूपी में, तो एक पॉइंट अच्छा है, प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नर प्रणाली, आयुक्त प्रणाली लागू कर दी गई। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत पुलिस को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। और तो उसी के तहत देखिए 25 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा राज्य के 3 नए जिलों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया। कहाँ कहाँ पर 3 नए जिले कौन कौन से हो गए, याद करिए, प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद। प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू कर दी गई, है ना। तो आप ये जानते हैं इससे पहले 4 जिलों में और थी, अब कुल 7 जिलों में पुलिस कमिश्नर सिस्टम यूपी में लागू हो गया। कितने जिलों में, 7 जिलों में। मंडला पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला। यूनेस्को के अनुसार कार्यात्मक साक्षरता क्या होती, किसी व्यक्ति की उन सभी गतिविधियों में संलग्न होने की क्षमता को संदर्भित करती है जिसमें उसके समूह और समुदाय के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए साक्षरता की आवश्यकता होती है, और उसे अपने समुदाय के विकास के लिए पढ़ने, लिखने और गणना का उपयोग जारी करने में सक्षम बनाती है। ध्यातव्य है कि 15 अगस्त 2022 को मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल जिला मंडला कार्यात्मक रूप से पूर्ण साक्षर जिला, फंक्शनली लिटरेसी डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया। इस उपलब्धि के साथ मंडला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। जिला प्रशासन द्वारा महिला साक्षरता और संपूर्ण साक्षरता के लिए 2020 से मंडला में महिला ज्ञानालय निरक्षरता से आज़ादी अभियान संचालित किया जा रहा था। वर्ष 2011 की जनगणना मंडला की साक्षरता कितनी थी, 60.9% थी, है ना। अब इसको बढ़ा दिया गया है। और अगर भारत सरकार द्वारा साक्षरता के लिए जो किए गए प्रयास हैं अभी तक देश में, कौन से, सर्व शिक्षा अभियान 2001-2002 में चलाया गया था, साक्षर भारत मिशन 2009 में चलाया गया था, समग्र शिक्षा योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 की लागू है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम 2022 से 27 के लिए, 2022 से 27 के लिए। स्माइल 75 क्या है, केंद्रीय सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा स्माइल नामक एक क्षेत्रीय योजना अम्ब्रेला स्कीम लागू की गई। स्माइल का पूर्ण रूप क्या है, आजीविका और उद्यम हेतु लाभ वंचित व्यक्तियों की सहायता, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज। स्माइल्स इस योजना के अंदर 2 उपयोजना शामिल है, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास और भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास। इस पर कौन कौन, ट्रांसजेंडर और भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के लिए बात की गई है ना। 2025-26 तक इसके लिए 100 करोड़ रुपये बजट पारित किया गया है। और 12 अगस्त 2022 को स्माइल 75 का शुभारंभ नई दिल्ली से किया गया, और इसके 75 नगर निगमों की पहचान की गई है जहाँ पर लागू किया गया, इसीलिए इसे स्माइल 75 नाम दिया गया है ना। क्या है इसका उद्देश्य, निराश्रयता और भिक्षावृत्ति की समस्या को दूर करना, देश के शहरों, कस्बों और नगर पालिका क्षेत्रों में भिक्षावृत्ति को मुक्त करना, विभिन्न हितधारकों की समन्वित गतिविधियों के माध्यम से भिक्षावृत्ति के काम में लगे लोगों के लिए व्यापक पुनर्वास की रणनीति तैयार करना। जनगणना के अनुसार भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है, पश्चिम बंगाल में 81,244, दूसरे स्थान पर यूपी जहाँ पर 65,835 भिक्षावृत्ति वाले व्यक्ति हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं देख लेते हैं, चूँकि ये भारत जापान से संबंधित एक मुद्दा वो देखिए। 20-21 मार्च को 2023 को जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा, कौन है, फुमियो किशिदा, भारत की आधिकारिक यात्रा पर थे, है ना।
और ये यात्रा भारत जापान के मध्य वर्ष 2006 से आयोजित किए जा रहे वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन एनुअल बायलेटरल समिट का भाग नहीं थी। ज्ञातव्य है कि 14वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन मार्च 2022 में आयोजित किया गया था। वर्ष 2022 में भारत जापान राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। वर्ष 2023 में जहां भारत G20 का अध्यक्ष है, वहीं जापान G7 का अध्यक्ष है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्राध्यक्षों एवं राष्ट्रसंघ 18वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? वो 9 से 10 सितंबर 2023 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित होगा। कहाँ होगा? नई दिल्ली में G20। जबकि G7 शिखर सम्मेलन मई 2023 में हिरोशिमा जापान में आयोजित होगा। इस यात्रा के दौरान 2023 को भारत जापान पर्यटन वर्ष इंडिया जापान ईयर ऑफ टूरिज्म के रूप में मनाने की घोषणा की गई। 8 से 11 मार्च 2023 के मध्य ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज ने भारत की राष्ट्रीय यात्रा संपन्न की। मई 2022 में ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के बाद श्री अल्बनीज की ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा थी। और वो यात्रा के पहले दिन कहाँ पहुँचे? अहमदाबाद, गुजरात पहुँचे। और 9 मार्च 2023 को अल्बनीज ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेले गए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे और अंतिम टेस्ट मैच के दौरान उपस्थित रहे। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है। श्री अल्बनीज मुंबई भी गए, है ना। और जो 4 दस्तावेज हुए, ऑडियो विजुअल, खेलों में सहयोग, नवाचार में सहयोग और राष्ट्रमंडल में सहयोग की बात की गई। नेक्स्ट देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के डीकन विश्वविद्यालय को भारत में अपनी अंतर्राष्ट्रीय शाखा खोलने की मंजूरी प्राप्त हुई। डीकन विश्वविद्यालय भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय बना है। क्वेश्चन आ सकता है कि किस विदेशी विश्वविद्यालय ने भारत में अपनी शाखा सबसे पहले भारत में खोली? तो डीकन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया, ये पहला विदेशी विश्वविद्यालय जिसकी कोई शाखा भारत में स्थापित की जाएगी। कहाँ स्थापित किया? देखिए, डीकन विश्वविद्यालय गिफ्ट सिटी गांधी नगर गुजरात में अपनी अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर की स्थापना करेगा। कहाँ? गुजरात में करेगा, गुजरात में। नेक्स्ट, टाइम्स ऑफ की सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति जो 2023 की जो सूची है, 13 अप्रैल 2023 को टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2023 के विश्व के 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की वार्षिक सूची जारी की गई। ये 6 श्रेणियों में जारी की गई। कलाकार, आर्टिस्ट, प्रवर्तक, इनोवेटर्स, असाधारण व्यक्ति, टाइटन्स, नेता, लीडर्स, आइकॉन्स तथा मार्गदर्शक, पायनियर्स। तो स्मरणीय है कि इसमें जो मूल हैं नेता अलग अलग इसमें दिए गए हैं। तो कौन कौन शामिल है? कलाकार श्रेणी में 19 व्यक्ति शामिल हुए। सलमा हायक, प्रवर्तक में एम्बाबे फ्रेंच फुटबॉलर, डेगास्टेडक, असाधारण व्यक्ति में लियोनेल मेसी शामिल है, एलन मस्क शामिल हैं। और इसी असाधारण व्यक्ति में भारतीय मूल के भारतीय मूल की अमेरिकी लेखिका, अभिनेत्री, मॉडल शामिल है, पद्मा लक्ष्मी। नेता में कुल 20 लोग शामिल हैं, जिनमें से यूक्रेन की राष्ट्रपति की पत्नी एलोना जेलेस्का, बाला अहमद तिनूरिया। आइकॉन श्रेणी में 15, जिसमें से अभिनेता भारतीय शाहरुख खान शामिल हैं। मार्गदर्शक में SS राजामौली। तो 2 भारतीय पूरी तरह शामिल है। कौन कौन? शाहरुख खान और डायरेक्टर SS राजामौली को शामिल किया गया है। फिनलैंड, आप जानते हैं फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बन गया। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक राजनीतिक एवं सैन्य गठबंधन है, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अलायंस है, जो कि 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी नाटो की वाशिंगटन संधि के तहत। अब इसमें 31 देश शामिल हो गए। नाटो 31वां मेंबर बन गया। 31वां का कौन? फिनलैंड, नाटो का। 4 अप्रैल 2023 को फिनलैंड को नाटो का नवीनतम 31वां सदस्य बनाया गया। इससे पूर्व 2020 में उत्तरी मैसेडोनिया 30वां मेंबर बना था। नाटो का जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है ना, याद रखेंगे इस बात को। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023। वर्ष 2012 में पहली बार विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट WHR जारी की गई थी। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पोषणीय विकास समाधान नेटवर्क UNSDSN द्वारा जारी की जाती है। और 20 मार्च 2023 को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क UNSDSN द्वारा विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 जारी की गई। ये रिपोर्ट का 11वां संस्करण था और इस पर 6 कारकों को शामिल किया गया। कितने कारकों को? 6 कारकों को। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद GDP पर कैपिटा, सामाजिक अवलंबन, सोशल सपोर्ट, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन में विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइस, उदारता,
और भ्रष्टाचार बोध। तो इस रिपोर्ट में कुल 137 देशों को रैंक प्रदान की गई। कितने? 137 देशों को रैंक प्रदान की गई। और आप याद रखें कि इसमें भारत की रैंकिंग क्या रही? 126वीं। क्या रैंकिंग रही? 126वीं। फिनलैंड नंबर 1 पर, जबकि इंडिया 126वें स्थान पर है। हम पीछे से हैं, महादुखी देश होते जा रहे हैं इस रिपोर्ट के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2023, लेगाटम प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स 2023 में भारत को 103वां स्थान प्राप्त हुआ। 103वां, 103rd, जबकि 2022 में 100वां स्थान प्राप्त था। इस सूचकांक में पश्चिमी यूरोप को विश्व का सर्वाधिक, है ना, मोस्ट परफॉर्मेंस क्षेत्र माना गया, सर्वाधिक समृद्ध वाला क्षेत्र माना गया है, जबकि भारत 103वें स्थान पर है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 1995 जारी की जा रही है। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम, जिसका प्रकाशन वाशिंगटन डीसी अमेरिका स्थित विचार मंच द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। और इसमें 12 पॉइंट थे और ये 29वां संस्करण कुल 184 देशों को दिया गया। और आर्थिक रूप से सर्वाधिक स्वतंत्र देश 4 माने गए: सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, ताइवान को अत्यधिक उच्च स्वतंत्र और 80 से ऊपर का स्कोर दिया गया। तो सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था कौन सी रही दुनिया की? वो सिंगापुर नंबर 1 पर रही। सिंगापुर को नंबर 1 टॉप रैंकिंग दी गई, जबकि भारत को 131वां 131 रैंकिंग दी गई इंडिया को वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम में। भारत द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में शामिल हो गया है। कौन? इंडिया। इस पहल की शुरुआत ग्लासगो में, यूके में, संयुक्त राज्य अमेरिका में संयुक्त पहल की गई थी COP26 में। इसमें अब 47 मेंबर हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2012 से भी जारी की जा रही है। इस सूचकांक में 55 देशों को शामिल किया गया और 55 देशों में जो शीर्ष स्थान पर रहे, नंबर 1 पर USA, नंबर 2 पर UK, नंबर 3 पर फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर, यूनाइटेड किंगडम दूसरे पर, फ्रांस तीसरे स्थान पर। किसमें? है ना, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 55 देशों में अमेरिका नंबर 1 पर है। अगर बात करते हैं अगला, तो जो शहरों की रैंकिंग आई, तो दमिश्क जो शहर है सीरिया का विश्व में रहने के लिए सबसे सस्ता शहर है, जबकि न्यूयॉर्क सबसे महंगा शहर चुना गया है। और भारत के जो सबसे सस्ते शीर्ष 10 शहरों में बेंगलुरु, चेन्नई, अहमदाबाद को शामिल किया गया है। बेंगलुरु की रैंकिंग 161 है ना। भारत GAPI का अध्यक्ष हो गया है। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी अध्यक्ष भारत चुन लिया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो महत्वपूर्ण हो सकता है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 CCPI क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये 2005 से लगातार जारी किया जा रहा है। 14 पॉइंट इसमें होते हैं, 14 संकेतकों पर जारी किया जाता है। और ये 4 श्रेणी होती: ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, नवीनीकरण ऊर्जा, ऊर्जा उपयोग, जलवायु नीति। और इसमें 18वां संस्करण है, जारी किया गया किसके द्वारा? जर्मन वास्ट क्लाइमेट एंड एक्शन नेटवर्क, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया। CCPI 2023 में शीर्ष 3 स्थानों खाली हैं, क्योंकि शीर्ष 3 स्थानों में कोई भी देश अपना स्थान नहीं बना पाया। और जो श्रेष्ठ स्थान रखे गए, डेनमार्क है, चौथे स्थान पर है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर कोई स्थान नहीं, चौथे स्थान पर डेनमार्क है। कौन है? डेनमार्क है। और सबसे अंतिम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? ईरान को। किसे? ईरान को, है ना। अंतिम स्थान किसका? ईरान का। पहला स्थान, दूसरा, तीसरा किसी का नहीं, चौथा स्थान किसका? डेनमार्क का है। याद रखें इस बात को। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट कहाँ पर हुई? 12-13 जनवरी 2023 को भारत द्वारा वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये एक अनूठी पहल है। ये पहल प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास तथा सबका प्रयास विजन से प्रेरित है। और इसका उद्देश्य वैश्विक दक्षिण ग्लोबल साउथ को देशों को एक साथ लाना है। इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय आवास की एकता, उद्देश्य की एकता, यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस था। 10 सत्र इसमें शामिल किए गए और 125 देशों के नेताओं मंत्रियों ने इसमें भागीदारी की। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन 15 COP15 का जो आयोजन हुआ 7 से 19 दिसंबर 2022 के बीच मॉन्ट्रियल कनाडा में किया गया। जो दूसरी सत्र था, पहले सत्र की मेजबानी चीन ने की थी, याद करिए, है ना। कुनमिंग में वर्चुअल माध्यम से हुआ था, क्योंकि कोरोना फैला था उस वक्त। सम्मेलन को इसीलिए जो पहला था वर्चुअल माध्यम से हुआ था कुनमिंग चीन में,
और दिसंबर 2022 में जो कि अध्यक्षता भी इसकी COP15 की चीन के पास ही थी, लेकिन हुआ कहाँ पर, कनाडा मॉन्ट्रियल में हुआ। तो इसी सम्मेलन में कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को अपनाया गया। अध्यक्षता चीन ने ही की इसकी, भले ही पूछ सकते हैं कि कहाँ पर हुआ, तो कनाडा में हुआ, बट अध्यक्षता किसने की, चीन ने की। और इसके अंतर्गत 4 गोल्स और 23 लक्ष्यों को, टारगेट को शामिल किया गया, जिन्हें 2030 तक प्राप्त करना है। जिन 23 लक्ष्यों को प्राप्त करना, उसमें प्रमुख लक्ष्य क्या, विश्व की कम से कम 30% भूमि, अंतर्देशीय जल तटीय क्षेत्रों और महासागरों का प्रभावी संरक्षण और प्रबंधन, खराब हुए स्थलीय, अंतर्देशीय जल और तटीय एवं समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के कम से कम 30% की बहाली। COP15 के प्रतिनिधियों ने GBF के भीतर लाभों के एक समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए बहुपक्षीय कोष स्थापित करने से व्यक्ति, इस कोष को वर्ष 2024 में तुर्की में हो जाने COP16 में अंतिम रूप दिया जाएगा। यानी COP16 कहाँ होगा, COP16 2024 में टर्की में होगा, तुर्की में होगा, याद रखेंगे इस बात को। जैव विविधता आप समय 29 दिसंबर 1993 से लागू किया गया है ना, और इसका सचिवालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। 196 इसके पक्षकार है, भारत भी इसका पक्षकार है। नेक्स्ट देखते हैं, SCO की बात करें तो SCO का प्रथम अवसर है जब भारत SCO का अध्यक्ष बना हुआ है, और भारत सितंबर 2022 से अगले 1 वर्ष के लिए SCO का अध्यक्ष है। भारत द्वारा SCO के केंद्रीय विषय क्या रखा गया, टूवर्ड्स एंड सिक्योर SCO। 23वें SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2023 में कहाँ होगा, भारत में प्रस्तावित है। कहाँ, भारत में। SCO आप जानते हैं एक 8 सदस्यीय बहुपक्षीय मल्टीलेटरल संगठन, इसमें 8 मेंबर शामिल हैं SCO में। इसकी स्थापना 15 जून 2021 को शंघाई चीन में हुई थी। SCO के 8 मेंबर हैं, चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। कौन कौन, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। SCO के 4 पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं, ऑब्जर्वर स्टेट हैं, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान तथा मंगोलिया, ये ऑब्जर्वर। और जो 6 संवाद भागीदार डायलॉग पार्टनर हैं, आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका तथा तुर्की। 2017 के जो अस्थाना में हुआ था, उसमें भारत को पूर्ण सदस्य के रूप में दर्जा प्रदान किया गया था। भारत और पाकिस्तान को पहले 6 मेंबर थे SCO के। पहला I2U2 शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ, तो I2U2 शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ बताइए। I2U2 आप जानते भी हैं। तो जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ, इसमें 2 मुद्दे उठाए गए, एकीकृत खाद्य पार्क श्रृंखला, हाइब्रिड नवीनीकरण ऊर्जा, और गुजरात के द्वारका में हाइब्रिड नवीनीकरण ऊर्जा परियोजना 300 मेगावाट है ना। I2U2 समूह आप जानते हैं 4 देश शामिल हैं I2U2 में। कौन कौन, इंडिया, इजराइल, USA, UAE। भारत, इजराइल, I2 जो है इंडिया इजराइल होगा, U2 क्या मतलब, USA और UAE। इसकी परिकल्पना 2021 को की गई थी, है ना। तो I2U2 हो गया। 48वां G7 शिखर सम्मेलन, 48 G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन जून 2022 में जर्मनी में किया। कहाँ पर हुआ, जर्मनी के साल्स एलमाउ बेवेरियर आल्प्स जर्मनी में संपन्न हुआ। नेक्स्ट, विदेश व्यापार नीति 2023 जारी की गई, इकोनॉमिक भी देख ले। तो विदेश व्यापार नीति 31 मार्च 2023 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री द्वारा विदेश व्यापार नीति 2023 फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 घोषित की गई। इसके तहत 2030 तक भारतीय निर्यात को $2 ट्रिलियन तक ले जाने की संभावना व्यक्त की गई। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, यानी कि 2030 तक भारतीय निर्यात को $2 ट्रिलियन तक ले जाने की संभावना व्यक्त की गई। और विदेश व्यापार नीति 2023 के प्रमुख दृष्टिकोण इन 4 स्तंभों 4 पिलर्स पर आधारित है। कौन कौन से 4 पिलर हैं वो देखिए। पहला पिलर है छूट हेतु प्रोत्साहन निर्यातकों, दूसरा है निर्यातकों, राज्यों, जिलों तथा भारतीय मिशन के सहयोग से माध्यम से निर्यात संवर्धन। तीसरा है व्यवसाय करने की सुगमता, कारोबार लागत में कमी, पहल। चौथा, उभरते क्षेत्र कॉमर्स निर्यात हब के रूप में जिलों का विकास करना तथा इसको मेट नीति को संगत बनाना। विदेश व्यापार नीति 2023 का लक्ष्य निर्यातकों की सुविधा व्यवसाय करने की सुगमता को सरल बनाने के लिए री इंजीनियरिंग तथा स्वचालन की प्रक्रिया अपनाना। इस नीति का फोकस स्कोमेट स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिज्म, मटेरियल्स, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज के तहत दोहरे उपयोग वाली उच्च अंत प्रौद्योगिकी मदों हाई इन टेक्नोलॉजी आइटम्स पर है। नई नीति में टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस स्कीम के माध्यम से नए शहरों तथा स्टेट होल्डर स्कीम के माध्यम से निर्यातकों को शामिल करने का प्रावधान है। 4 नए शहरों फरीदाबाद, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, वाराणसी। फरीदाबाद, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, वाराणसी की 3 है इसमें। मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, वाराणसी के 3 शहर भी शामिल है। विद्वान 39 शहरों के अतिरिक्त
निर्यात उत्कृष्टता शहर TEE टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा। तो महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि 4 शहरों को TEE के रूप में शामिल किया जाएगा, 39 जो पहले से थे, और 2030 तक $2 ट्रिलियन निर्यात का लक्ष्य रखा गया। PM मित्र पार्क 17 मार्च 2023 को टेक्सटाइल उद्योगों 7 PM मित्र पार्क, PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अप्रैल PM मित्र पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई। ये पार्क कहाँ कहाँ बनेंगे? ये पार्क तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और यूपी में बनाए जाएंगे। इन पार्कों के माध्यम से लगभग 70,000 करोड़ रुपए के निवेश तथा 20 लाख रोजगार की सृजन की परिकल्पना की गई। PM मित्र प्रधानमंत्री के 5F के वजन से प्रेरित। 5F क्या है? फार्म टू फाइबर, टू फैक्ट्री, टू फैशन, टू फॉरेन। 7 PM मित्र पार्क बनेंगे यूपी में, लखनऊ में। भारत का विदेशी ऋण कितना हो गया दिसंबर के अंत 2022 तक? तो भारत का विदेशी ऋण जो दिसंबर के 2022 के अंत तक हो गया है वो कितना हो गया है? देख लीजिए, 613.13 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। कितना? 613.13 बिलियन अमेरिकी डॉलर विदेशी ऋण भारत के ऊपर रहा। GDP और बाहर ऋण का अनुपात 19.1% दर्ज किया गया, 19.1% दर्ज किया गया। कुल पॉइंट देख लेते हैं। बजट में जो कुछ पॉइंट चेंज किए गए, तो बजट की अगर हम बात करें तो बजट में क्या चेंज हुआ? जो टैक्स स्लैब चेंज किया गया उसमें 2.5 लाख तक शून्य है, फिर 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 से 10 लाख तक 20, 10 लाख से ऊपर 30%। वित्तीय वर्ष 2022-23 ये पुरानी व्यवस्था के तहत स्लैब एम करके, लेकिन अभी क्या किया गया है? अब बढ़ा करके क्या कर दिया गया? 7 लाख तक बिल्कुल फ्री कर दिया गया है। चलिए, और जो इसमें मेन पॉइंट है, सब्सिडी की बात अगर की जा रही है, सबसे ज़्यादा सब्सिडी किस पर दी जा रही है अभी भी, है ना? तो आप सब जानते हैं सबसे ज़्यादा सब्सिडी किस पर दी जा रही है? फूड सब्सिडी। किसको दी जा रही है? खाद्य सब्सिडी सर्वाधिक दी जा रही है, खाद्य सब्सिडी। उसके बाद उर्वरक सब्सिडी, सबसे ज़्यादा खाद्य सब्सिडी है, फूड सब्सिडी, फिर फर्टिलाइजर सब्सिडी, है ना? बजट अनुमान 2023-24 में सकल का राजस्व कितना? 33.61 लाख करोड़ का रहा। प्रत्यक्ष कर 54.25% रहे, अप्रत्यक्ष कर 45.75%। सर्वाधिक कहाँ से मिला? नंबर 1 पर GST आ रहा, सबसे ज़्यादा GST से आया 9.57 लाख करोड़। GST के बाद निगम कर, कॉरपोरेट, फिर आयकर, है ना? सबसे ज़्यादा GST से, फिर कॉरपोरेट टैक्स, फिर इनकम टैक्स से। प्रमुख योजनाओं के लिए जो बजट दिया गया, देख लीजिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के लिए 2023-24 बजट में 60,000 करोड़ का प्रावधान किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 36,785, जल जीवन मिशन के लिए सर्वाधिक है, इसमें 70,000 करोड़ रुपये का प्रावधान जल जीवन मिशन के लिए किया, 70,000 करोड़ रुपये का। PM किसान के लिए भी 60,000 करोड़ का प्रावधान किया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 19,000 करोड़ का प्रावधान किया गया। और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सबसे ज़्यादा 79,590। आर्थिक समीक्षा 2022-23 जो कि 31 जनवरी 2023 को आई थी, उसके अनुसार भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और मार्च तक भारत की नॉमिनल GDP लगभग 3.5 ट्रिलियन डॉलर रहेगी। 3.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर रहेगी, ये याद रखिए, है ना? और देख लेते हैं मेन पॉइंट जो है हमारे, वो यूपी की अगर बात कर लें तो यूपी का बजट अनुमान 2023-24 में प्रस्तुत किया गया। कितने का था यूपी का बजट? 6.90 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट था 2023-24 का। उत्तर प्रदेश का सुरेश खन्ना द्वारा प्रस्तुत किया गया था, और ये $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में सदा हुआ कदम है। ये अब तक का सबसे बड़ा था, अमृतकाल का पहला बजट था यूपी का। 6,90,242.43 करोड़ रुपये, 6,90,242.43 करोड़ रुपये अब तक का सबसे बड़ा था, अमृतकाल का पहला बजट अनुमान, जिसके केंद्र में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रखा गया, है ना? और इसमें कोई महत्वपूर्ण पॉइंट वो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, वो है नहीं इसमें। सबसे ज़्यादा इन्होंने GST से लिया 1.5, है ना? उसके बाद आबकारी शुल्क, स्टाम्प, और इस तरह बजट घोषणा में देश की GDP में यूपी का योगदान कितना है? 8% है। कितना है? 8% योगदान करता है। राजकोषीय घाटा फिस्कल डिफिसिट कितना रहा बजट का? 3.48%, 3.48% 2023-24 के लिए। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं श्रम बाजार है। इस वर्ष 2021-22 में राज्य की जो GDP वृद्धि दर रही वो 16.8%, जो कि देश से बहुत अधिक है। 16.8% 2023-24 के लिए
ये 19% अनुमानित है बजट, कितनी 19% वृद्धि दर अनुमानित है। और बेरोजगारी दर 2017 से पहले जो 14.4 थी, अब वो घट करके कितनी रह गई, 4.2%। लखनऊ में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई 10 से 12 फरवरी 2023 के बीच, जिसमें 33.50 लाख करोड़ रुपए के एमयू पर या इतना रुपए का निवेश आने के 19,000 से अधिक एमयू साइन हुए। कितने रुपए का आने की उम्मीद है, 33.50 लाख करोड़ रुपए का निवेश। सबसे ज़्यादा नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र में 16%, इलेक्ट्रॉनिक्स 12%, औद्योगिक पार्क 11%। और G20 की जो बैठकें होंगी पूरे देश में, उनमें से 11 बैठक कुल होंगी यूपी में, 4 शहरों यूपी में भी शामिल किए गए, लखनऊ, आगरा, बनारस, ग्रेटर नोएडा। जहाँ पर यूपी में G20 की बैठकें होंगी लखनऊ, आगरा, बनारस तक ग्रेटर नोएडा में, तो है ना। और बजट में भी ये बताया गया कि दूध उत्पादन, गन्ना, चीनी, एथनॉल की आपूर्ति में यूपी देश में पहले स्थान पर है। दूध उत्पादन, गन्ना, चीनी, एथनॉल की आपूर्ति में देश में प्रथम स्थान पर है। तो इस तरह देखा जाए तो एक शॉर्ट वीडियो है घटना चक्र का। कंप्लीट वीडियो मैं जल्द ही आपको दूंगा। ये एक शॉर्ट वीडियो, संक्षिप्त वीडियो है, इसको भी रख लीजिए, लेकिन कंप्लीट वीडियो कल मैं इसका पूरा दे दूंगा घटना चक्र का। आप मेरे साथ बने रहें, रटते रहें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना भूलें, क्योंकि ये वीडियो ऐसा होता है, संक्षिप्त होता है। जो कल आएगा पूरा वीडियो होगा इसका, और वो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। उसको देखे बिना, आप कहते हैं ना कि उसके दर्शन के बिना आपकी सारी इच्छाओं का अंत नहीं हो सकता है। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, कंप्लीट वीडियो मिलेगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तक ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।